नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा सा ग्लेशियर के बारे में और अच्छे से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि यूके यानी कि उत्तराखंड में, यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये उत्तराखंड है, जहाँ पर पिछले दिनों बहुत तेज़ी से ग्लेशियर जो है टूट करके गिर गया था, जिसके कारण से धौली गंगा जो नदी है उसमें बाढ़ आ गए थे और काफ़ी लोग उसमें, कुछ लोग मृत होने की आशंका बताई गई थी और काफ़ी लोग फंसे हुए थे उसमें, कुछ टनल में, कुछ और जगह। प्रोजेक्ट पावर वो जो वहाँ पे चल रहा था चमोली में, उस प्रोजेक्ट पावर के पास जो श्रमिक काम कर रहे थे वो लोग फंसे हुए थे उसमें, ऐसा भी उसमें दिखाया गया। एनडीआरएफ की टीमें जो थी और जो फोर्सेस थी वहाँ पर जा कर के रिलीफ वाला काम भी कर रही थी। तो थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार समझेंगे और कुछ इसमें अच्छी भी बातें मिलेंगी। ज़रूरी है ग्लेशियर का रहस्य जानना। ये जो लेख छपा हुआ है ये उत्तर दैनिक जागरण में छपा हुआ है, जिसको पंकज चतुर्वेदी जी ने लिखा है। ये पर्यावरण के मामलों में जानकार हैं, तो जाहिर सी बात है ये अच्छी चीज़ें हमें बता पाएंगे। और अगर आईएएस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जीएस पेपर वन जो है, जीएस पेपर वन में जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह हैं, या हम कहें जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं, जो उच्चावच हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा जीएस पेपर थ्री में एक पूरा इंडिपेंडेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा प्रबंधन, उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है। और यदि आईएएस के 2013 से लेकर के 2020 तक के प्रश्न पत्रों, मेंस के प्रश्न पत्रों पर दृष्टिपात करें तो हमें लगभग लगभग हर साल एक क्वेश्चन ग्लेशियर से संबंधित या हिमालय से संबंधित पूछ लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल रूप में 2020 वाले में ही जो पेपर हुआ है, 2020-21 का जो मेंस का पेपर हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लेशियर के पिघलने से नदियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो इस वाले लेख में कुछ अच्छी बातें मिल सकती हैं जिसको हम नोट डाउन भी कर सकते हैं। ग्लेशियर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह, और ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, इसके बहुत अच्छे अच्छे कारण इसमें बताए हैं। इस रविवार सुबह कोई 10:30 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में जो है नंदा देवी पर्वतमाला का ग्लेशियर यानी हिमनद टूट करके तेजी से नीचे फिसला और ऋषि गंगा नदी में गिरा। तो चमोली जो जिला है वो उत्तराखंड का एक जिला है, बहुत बड़ा जिला है। उत्तराखंड की अगर राजधानी देखें तो दो राजधानियां हैं। एक राजधानी है देहरादून अपना, और देहरादून जो राजधानी है, देहरादून को राजधानी बनाया जाता है कब, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यानी कि विंटर में देहरादून राजधानी होती है, ठंडी सीजन में। और जब गर्मी पड़ती है तो जाहिर सी बात है, मैदानी क्षेत्र है देहरादून थोड़ा सा, तो यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी, तो अपने जो राजधानी है उसको स्थानांतरित करके ये भेज देते हैं कहाँ पर, चमोली में। और चमोली जो है वो गढ़वाल डिवीज़न में आता है, यानी कुल मिलाकर के वहाँ पे ग्लेशियर वगैरह हैं, तो मौसम ठंडा रहता है। चमेली में एक स्थान है गैरसैंण, गैरसैंण में वहाँ पर राजधानी बना लेते हैं कब, गर्मी के सीज़न में। तो विंटर जो कैपिटल है वो देहरादून है, और समर कैपिटल जो है वो अपना गैरसैंण है। तो उसी चमोली में जो है नंदा देवी पर्वतमाला का जो ग्लेशियर है वो पिघल गया था। नंदा देवी पर्वतमाला भारत की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर से ज़्यादा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी देखें तो K2 है, लेकिन K2 पीओके में आता है, तो इसलिए हम इसको 1 मिनट के लिए ना माने, तो हम जो कंचनजंगा है सिक्किम में, कंचनजंगा को सबसे ऊंची चोटी मान सकते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये इसी के आसपास है, यानी 8 किलोमीटर से ऊपर है। उसके बाद ये आ जाता है अपना नंदा देवी आ जाता है उत्तराखंड में, चमोली ज़िले में ही है। इसकी ऊंचाई भी बहुत ऊंची है। तो उसी पर्वतमाला का जो ग्लेशियर है यानी कि हिमनद जो है वो टूट करके गिरा और ऋषि गंगा नदी में आकर के गिर गया। इससे नदी के जल स्तर है उसमें अचानक उछाल आना ही था। और जब जल स्तर ऊंचा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी। देखते ही देखते रैणी गांव, ध्यान देना कि वहाँ पर रैणी गांव था, और रैणी गांव में सबसे पहले जो है एक बिजली संयंत्र था, बिजली संयंत्र बन रहा था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट बन रहा था, वो टूट गया, तबाह हो गया। और इसका असर 5 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली धौली गंगा पर भी पड़ा।
तो 2 नदियों पर पड़ा। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब ग्लेशियर टूटा तो किन नदियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, तो एक ऋषि गंगा पर पड़ा, एक धौली गंगा पर पड़ा और रैडी गांव पे पड़ा। एक बिजली संयंत्र थी, एनटीपीसी का बिजली संयंत्र था, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो इसके एक प्रोजेक्ट पर पड़ा प्रभाव। वहां पर भी निर्माणाधीन एनटीपीसी लिखा था, एनटीपीसी का पूरा प्रोजेक्ट तबाह हो गया, कई पुल ध्वस्त हो गए और कई गांवों से संपर्क टूट गया। 2013 की केदारनाथ त्रासदी आई थी, पता है, जहां पर देवभूमि यानी कि उत्तराखंड को एक तरीके से देवभूमि में कह सकते हैं, में एक बार फिर विकास बनाम विनाश का बहस खड़ा हो गया है। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर जो तबाही हुई है उसका कहीं ना कहीं एक मानवीय कारण जो है, यानी एंथ्रोपोलॉजिकल कारण भी हम देख सकते हैं इसमें, यानी कि मानवीय कारण का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं। आगे देखेंगे, इस लेख में बताया गया है। जिस रैडी गांव के करीब ग्लेशियर गिरने की पहली धमक हुई, वहां के निवासी 2019 में हाई कोर्ट गए थे और पर्यावरण दृष्टि से इतने संवेदनशील इलाके में बिजली परियोजना की आड़ में अवैध खनन हो रहा था, उसके बारे में बताया था। यानी 2019 में हाई कोर्ट लोग गए थे, वो लोग कहे कि यहाँ पर जो ग्लेशियर, जहाँ पर ग्लेशियर टूट करके गिरा है, उसी ग्लेशियर में उन लोगों ने 2019 में याचिका दायर की थी कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, यानी इलीगल माइनिंग बोलते हैं, अवैध खनन हो रहा है और यहाँ पर जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। EIA का मतलब है कि कोई भी जब प्रोजेक्ट लगाया जाता है, कोई भी बांध बनाया जाएगा या बिल्डिंग बनाई जाएगी, तो सबसे पहले इस चीज़ का आकलन किया जाता है, या कोई उद्योग मान लो लगाया जाएगा तो लगाने से पहले आकलन किया जाता है कि इससे जो धुआं निकलेगा, इससे जो गंदे पानी निकलेंगे, वो जल को, वायु को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, मानवीय स्वास्थ्य पर कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और यदि मान लो ये गंदा जल, गंदा हवा निकाल रहे हैं, लेकिन उसका रिकवरमेंट किया जा सकता है, यानी पेड़ पौधे लगा करके उसका रिकवर किया जा सकता है आसपास में, तो उन सब का उपाय किया जाता है। लेकिन जब ये देखा जाता है कि नहीं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ जाएगा, तो उस प्रोजेक्ट को जो है जहाँ तक होता है उसको खारिज किया जाता है या उसको कम करने का प्रयास किया जाता है, ताकि ज़्यादा दुष्प्रभाव उसका ना पड़े। तो यहाँ पर जो काम चल रहा था विकास का, उस पर ज़्यादा ठीक तरीके से असेसमेंट नहीं किया गया, आकलन नहीं किया गया कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। 2019 इतने संवेदनशील इलाके में बिजली परियोजना की जो अवैध खनन है वहाँ सब हो रहा था और तबाही ला सकता है, ऐसा उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन मामला तारीखों में उलझा रहा और हादसा हो गया। तो हमें एक कारण क्या होता है ग्लेशियर पिघलने का, एक तो ये कि जो EIA है उसका हम ठीक तरीके से ध्यान नहीं देते हैं, पहला कारण ये। दूसरा, जो इलीगल माइनिंग है उसके कारण से ग्लेशियर गिर सकते हैं अवैध खनन से। अवैध रूप से खनन करने मतलब कि कहीं मान लो कुछ मिल गया, कुछ संसाधन गड़ा हुआ है और खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं। अब इधर ग्लेशियर है, इधर हम खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इधर धीरे धीरे खिसकेगी, यहाँ से प्लेट खिसकेगी तो ऊपर वाला हिस्सा गिर करके नीचे आएगा ही। तो अवैध खनन कारण से भी ग्लेशियर वगैरह टूट सकते हैं। मामला तारीखों में उलझा रहा। इस तबाही ने स्पष्ट कर दिया कि हमें अभी अपने जल प्राण कहलाने वाले ग्लेशियर के बारे में सतत अध्ययन और नियमित आकलन की सख्त जरूरत है। यदि नीति आयोग द्वारा 3 साल पहले यानी कि 2017-18 में तैयार जल संरक्षण पर एक रिपोर्ट उन्होंने निकाली थी, जिसमें बताया गया था कि हिमालय से निकलने वाली 60% जल धाराओं में पानी की मात्रा कम हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम स्वरूप
ग्लेशियरों पर आ रहे संकट को लेकर ऐसे दावे सामने आने लगे हैं कि जल्द ही हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कुछ प्रभाव वाले हरित गृह प्रभाव वाले गैसें होती हैं, यानी कि कह लें ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मीथेन गैस होती है। इन सभी गैसों का जब ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन होने लगता है तो ये वायुमंडल पे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हो जाते हैं तो ऊपर से जो सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य की किरणें वो बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेती हैं, तो ये गर्मी को इकट्ठा कर लेती हैं अपने में। ये जब गर्मी को इकट्ठा कर लेती हैं तो इनमें एक गुण होता है कि मान लो सूर्य से धरती पे आया गर्मी, तो बहुत सारी गर्मी धरती अपने में सोख लेती है और बहुत सारी गर्मी जो है फिर से भेज देती है ऊपर। इसको एल्बिडो बोलते हैं। यानी मान लो ये धरती है तो सूर्य से रोशनी आई धरती पे, टकराई, कुछ तो सोख लेगी धरती और कुछ जो है लौटा देगी आसमान पे। लेकिन जब यहीं बीच में कुछ गैसें हैं जिनकी मात्रा ज़्यादा है तो ये गैसें जो है इस गर्मी को सोख लेंगी और इनमें ये गुण होता है कि इन गर्मियों को इस वायुमंडल से ऊपर जाने नहीं देती हैं, सोखे रहती हैं उसी में। जब सोखे रहते हैं धीरे 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 जो है ये वायुमंडल गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता जाता है, गर्म होता जाता है। और गर्म होते जाने की वजह से जो पहाड़ है, मान लो यहाँ पर पहाड़ है तो ये पहाड़ पिघलेगा, और पिघलेगा तो बहुत तेज़ी से ग्लेशियर वगैरह टूटेंगे, बाढ़ आएगा। तो ये है ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप, दुष्परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पर संकट आ रहे हैं। इसके चलते नदियों में पानी बढ़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप जहाँ एक तरफ कई नगर गांव जलमग्न हो जाएंगे, वहीं धरती के बढ़ते तापमान को थामने वाली ओजोन परत के नष्ट होने से सूखे, बाढ़ की समस्या बढ़ेगी। यानी वो जैसे जैसे पिघलेगा वैसे वैसे ओजोन परत जो है वो नष्ट होती जाएगी, और ओजोन परत नष्ट होगी तो इससे सूखा भी बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि जो ओजोन परत होती है, जैसे ये स्थल मंडल है, धरती जिस पे हम लोग खड़े हैं मान लो यहाँ पर, इसके ऊपर ये वायुमंडल है। वायुमंडल में एक परत होती है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या होता है कि जैसे सूर्य है, सूर्य से बहुत सारी किरणें आती हैं, कुछ किरणें होती हैं जो नुकसानदायक होती हैं, धरती पे किरणें आ रही हैं, कुछ किरणें नुकसानदायक होती हैं, उस नुकसानदायक किरणों को ये ओजोन वाली जो परत है वो अपने में रोक लेती है। जब ये वायुमंडल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो धीरे धीरे इस ओजोन में छिद्र कर देगा, छेद कर देगा, और जब यहाँ से छेद कर देगा, मान लो ये ओजोन परत है, इसमें छेद कर दिया यहाँ से, तो ये किरणें यहाँ से आ सकती हैं धरती पे, जो कि मानव की जो स्किन है, स्किन कैंसर को बढ़ा सकती हैं। यानी वायुमंडल गर्म होने से ओजोन परत में छिद्र हो सकता है, और छिद्र होगा तो ज़्यादा मात्रा में गर्मी आएगी तो धरती पे सूखा भी बढ़ेगा, सूखे की जो मात्रा है, ड्रॉट्स हैं वो बढ़ेंगे, तो ये सब नुकसान होगा। हिमालय पर्वत के उत्तराखंड वाले हिस्से में छोटे बड़े करीब 1400 ग्लेशियर हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 20% इससे आच्छादित है। यानी छोटा सा राज्य है, इस राज्य का लगभग 20% हिस्सा जो है वो हमारा हिमालय से आच्छादित है। और इस हिमालय में यानी उत्तराखंड वाले क्षेत्र के जो हिमालय हैं उसमें करीब करीब 1400 छोटे बड़े ग्लेशियर हैं। इन ग्लेशियरों से निकलने वाला जल देश के बड़े हिस्से की खेती, पानी, उद्योग, बिजली, पर्यटन आदि के लिए एकमात्र स्रोत है। तो बहुत सारी नदी निकलती हैं जिसको सदानीरा नदियाँ बोलते हैं। जैसे एक गंगा नदी निकलता है, यमुना निकलेगा, उधर से ब्रह्मपुत्र निकलता है। ब्रह्मपुत्र खैर तिब्बत से निकलता है, लेकिन गंगा यमुना डायरेक्ट उत्तराखंड से निकलता है। इसके अलावा गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, पिंडारी नदी है, धौली गंगा है, और सारी नदियां हैं, अलकनंदा है, भागीरथी है, ये भी सब नदियां उत्तराखंड में निकलती हैं। तो ये सब नदियां में जब बाढ़ आएगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आएगा और फ्लड्स आएंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे।
इससे पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक संकट कारक बन सकता है। इसीलिए 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्य में स्नो एंड ग्लेशियर प्राधिकरण का गठन किया था ताकि इन सबसे निजात पाया जा सके। उन्होंने इसरो के निर्देशन में स्नो एंड एवलांच स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट चंडीगढ़ और देहरादून वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय स्टडीज के सहयोग से एक प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया भी प्रारंभ की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यानी ये जो संस्थाएं हैं, प्राधिकरण है, ये अध्ययन करते हैं कि आखिर एवलांचेस क्यों होते हैं। एवलांचेस मतलब हिमस्खलन, एक होता है भूस्खलन। भूस्खलन मतलब होता है जब कोई पहाड़ का कोई टुकड़ा गिर जाता है नीचे, और हिमस्खलन मतलब होता है ये पहाड़ है, पहाड़ पे ऊपर कुछ ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर यानी हिम जब नीचे गिरता है, हिमस्खलन जब होता है तो उसको एवलांचे बोलते हैं। तो हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों पर बर्फ के वे विशाल पिंड। अच्छा, हिमनद की परिभाषा क्या होती है वो इसमें दिया गया है कि हिमनद क्या होता है, ग्लेशियर क्या होता है। तो हिमालय की हिमाच्छादित, हिम से घिरी हुई चोटियों पर बर्फ के वे विशाल पिंड जो कम से कम 3 फुट मोटे हों। 3 फुट मोटे मतलब जितना आपके घर का दरवाजा की चौड़ाई होती है वो 3 फुट है। तो 3 फुट मोटा होना चाहिए और लगभग 2 किलोमीटर लंबा हो, कम से कम 2 किलोमीटर लंबा हो, अगर इससे लंबा भी हो सकता है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व की सबसे लंबी ग्लेशियर है, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पे पड़ता है, उसकी लंबाई 75 किलोमीटर है। तो 75 किलोमीटर लंबा भी ग्लेशियर हो सकता है और 2 किलोमीटर लंबा भी ग्लेशियर हो सकता है। यानी न्यूनतम 2 किलोमीटर होना चाहिए और मोटाई की न्यूनतम मोटाई 3 फुट तक होनी चाहिए, तब हम उसको ग्लेशियर की संज्ञा देते हैं। लंबा हो वो हिमनद कहलाता है, ग्लेशियर कहलाता है। यानी 3 फुट, कम से कम 3 फुट मोटा हो और कम से कम 2 किलोमीटर लंबा हो तो उसे हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर। जिस तरह नदी में पानी ढलान की ओर बहता है, वैसे ही हिमनद भी नीचे की ओर खिसकते हैं, ठीक है। हिमनद जो है वो भी नीचे की ओर खिसकते रहते हैं, ढलान की ओर, अपने ढलान पे। कोई 1 दशक पहले जलवायु परिवर्तन पर गठित अंतर्राष्ट्रीय पैनल IPCC ने दावा किया था कि बढ़ते तापमान के चलते संभव है कि 2035 तक हिमालय के ग्लेशियरों का नामो निशान मिट जाए। इसके विपरीत फ्रांस की एक संस्था ने उपग्रह के चित्रों के माध्यम से दावा किया था कि हिमालय के ग्लेशियरों पर ग्लोबल वार्मिंग का कोई खास असर नहीं पड़ा है। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने VK रैना के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल को ग्लेशियरों की पड़ताल का काम सौंपा। एक दल ने 25 बड़े ग्लेशियरों को लेकर 150 साल के आंकड़ों का खंगाला और पाया कि हिमालय में ग्लेशियरों के पीछे खिसकने का सिलसिला काफ़ी पुराना है और पिछले कुछ सालों के दौरान इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। इस दल ने इस आशंका को भी निर्मूल माना कि जल्द ही ग्लेशियर लुप्त हो जाएंगे और भारत में कयामत आ जाएगी। IPCC ने इन निष्कर्षों पर कोई सफाई नहीं दी। यानी ये लोग कह रहे थे, निष्कर्ष निकाले, खोज किया, मतलब शोध किए, शोध में पाया कि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है ग्लोबल वार्मिंग का, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे। लेकिन जब ये घटना हुई तो उसका उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि ये कैसे हो गया। लेकिन कुछ टीम है जो कि अभी शोध कर रही हैं कि ऐसे क्यों हो गया है इस बार उत्तराखंड में। असल में अभी तक जो ग्लेशियर है उसका विस्तार, गलन, गति, इसका जो विचार किया गया है वो पश्चिमी देशों के सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। पश्चिम देश जिस तरीके से आर्कटिक का अध्ययन किए हैं वही सिद्धांत अपनाया जाता है हिमालय के अध्ययन में। तो लेखक का मानना है कि हिमालय के अध्ययन में एक अलग से टीम होनी चाहिए, भारतीय टीम होनी चाहिए जो शोध करे। इसके बाद भी हम विचार करें तो पाएंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के उन इलाकों में ही ग्लेशियर ज़्यादा प्रभावित हुए जहाँ मानव दखल ज़्यादा हुआ है, मानवीय दखल से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं ग्लेशियर। कैसे? अभी तक एवरेस्ट की चोटी पर 3000 से ज़्यादा लोग पहुँच चुके हैं। एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, जो कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर पड़ता है। इतनी ऊंची चोटी पर बहुत सारे लोग जाते हैं, तो 3000 से ज़्यादा लोग जा चुके हैं।
इसी तरीके से और भी चोटियां हैं, नंदा देवी है, K2 है, कंचनजंगा है, तरह तरह की चोटियां हैं, उस पर भी लोग जाते हैं। जब उस पर जाते हैं तो क्या होता है, तो उन पर्वतमालाओं पर पहुंचने वालों का की संख्या हजारों में है। जो अन्य पर्वतमाला है उस पर भी ये पर्वतारोही अपने पीछे कचरे का भंडार छोड़कर जाते हैं। इस बेजा चहलकदमी से ही ग्लेशियर सिमट रहे हैं। कहा जा सकता है कि यह ग्लोबल वार्मिंग नहीं, लोकल वार्मिंग का नतीजा है। यानी लोग जो ऊपर चढ़ रहे हैं उसके कारण से हो रहा है, ना कि ग्लोबल वार्मिंग। यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि ग्लेशियरों के करीब बन रही जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी हो रही तोड़ फोड़ से हिम पर्वत प्रभावित हो रहे हैं। जल विद्युत परियोजनाएं बन रही है तो तोड़ फोड़ रहा है, तो वैसे भी अगर एक ट्रेन जब जाती है तो कम से कम 4-5 किलोमीटर तक जो है कंपन करता रहता है। तो जब पहाड़ों के पास ये तोड़ फोड़ की जाएगी तो कंपन करेगा तो जाहिर सी बात है ऊपर से टुकड़े कमज़ोर होंगे, फिसलेंगे और नीचे गिरेंगे। ग्लेशियर उतने ही ज़रूरी हैं जितनी साफ हवा या पानी, लेकिन अभी तक हम ग्लेशियर के रहस्यों को जान नहीं पाए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि गंगा यमुना जैसी नदियों के जनक ग्लेशियरों की गहराई में स्फटिक जैसी संरचनाएं भी स्वच्छ पानी का स्रोत हैं। कुछ देश इस संरचना के रहस्यों को जानने में रुचि केवल इसलिए रखते हैं ताकि भारत की किसी कमजोर कड़ी को तैयार किया जा सके। इसी फिराक में ग्लेशियर पिघलने का शोर होता है। आशंकाओं के निर्मूलन का एक ही तरीका है कि ग्लेशियर के अध्ययन जो है उस पर अधिकतर संपन्न प्राधिकरण का गठन किया जाए, जिसका संचालन केंद्र के हाथों में हो। यानी लेखक ने सुझाव दिया है कि जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं उनके अध्ययन के लिए एक भारतीय केंद्र सरकार के अधीन कोई एक कमेटी हो वैज्ञानिकों की, वो जाकर के अध्ययन करें कि इसका गलन कैसे होता है, खिसकते क्यों हैं, किसके कारण से हो रहा है, मानवीय कारण का कितना हस्तक्षेप है, ग्लोबल वार्मिंग का कितना प्रभाव पड़ता है इस पर ग्लेशियर पिघलने में। वो जो निष्कर्ष निकालेंगे उसके अनुसार नीतियाँ बनाई जानी चाहिए, तब जा करके इस पर थोड़ी सी लगाम लगाई जा सकती हैं। तो ये था इस वाले आर्टिकल का एनालिसिस। तो इतना देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।